मिहिर कहाँ गया? वो तो रोज दिखता है। मिहिर है। प्रेजेंट सर। हाँ, स्कैन कर रहा हूँ सबको मैं, अटेंडेंस। हाँ। अक्षय कुमार, लक्ष्मी जी, पुनीत गुड इवनिंग पनवार। सर। गुड इवनिंग भाई। हाँ, अच्छे कैसे हो यार? बड़े स्मार्ट लगे हो, सेविंग भी करा लिए, बाल भी कटा लिए। सर गाली सुना हम्म। मम्मी से इसलिए कटवा लिया। माँ बहुत डांट अच्छा। रही थी इसीलिए जाके कटवाया। कह दो यूपीएससी की तैयारी में लोग भूत बन जाते हैं, है ना? जी। हाँ। अब देखो हमारे बाबा के देख लो, ये तो पूरा बाल ही छिला डाले, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गई। हम्म। ठीक है भाई, तो हम लोग पीछे क्लास जहां तक किए थे उसमें कोई डाउट? पीछे की क्लास में हम लोगों ने नो विंध सर, और एक सतपुड़ा क्वेश्चन था मेरा पर्वतमाला। थोड़ा। हेलो हम्म। सर, जैसे हाँ सोलर सिस्टम से एक साल में सर कितना मतलब ग्रहण लग सकता है, कितने बार? यार, ये टॉपिक से अलग की बात है, एक बार ग्रहण ठीक है, लगता है। एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ। सोलर सिस्टम एक ही बार ग्रहण लगता है, उसका कारण क्या है ये पेपर में प्री में पूछा गया प्रश्न है कि एक ही बार ग्रहण क्यों लगता है। ठीक है। मतलब कि जैसे चंद्रमा तो गोल गोल चक्कर काट रहा हम्म है ना? तो हर हर महीने बीच में आ जाना चाहिए सूर्य और चंद्रमा में सिजगी बननी चाहिए, है ना? तो ग्रहण तो हर महीने लगना चाहिए, सिंपल सी बात है ना? जी। जैसे मान लो सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है तो हर महीने उसको एक बार ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि ग्रहण लगे जी ना। ठीक है। तो क्यों नहीं लगता? इसका एक आंसर होगा, है ना? वही आंसर डायरेक्ट लिखा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आएगा तो 5 डिग्री इंक्लिनेशन। हालांकि तुम जिस पेपर में देने जाओगे उसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। 5 डिग्री इंक्लिनेशन ऊपर नीचे होता है ना टूवर्ड द एक्सिस ऑप्शन ऑफ, टूवर्ड्स इट्स एक्सिस, मतलब कि अपनी अक्ष पर 5 डिग्री का जो उसका घूर्णन अक्ष है, 5 डिग्री का झुकाव। तो वो अविनाश तुम म्यूट कर लो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं क्लियर है ना? तो 5 डिग्री के झुकाव के कारण वो एक बार ऐसा हो पाता है ना? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। इसको ऐसे दिखाते हैं शेयर करके स्क्रीन, तब समझ में आएगा। जैसे ये है प्रश्न इनका, ये है प्रश्न तो इनका कुछ और था, लेकिन उसको सही ये है। तो हर अमावस्या पूर्णिमा होती ही है, लेकिन होना था पूर्णिमा और हो गई अमावस्या, है ना? तो वो है चंद्र ग्रहण होना, है ना? चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा हमेशा होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बाकी तो इस स्थितियां तो हमेशा हर महीने हो ही रही हैं, गायब हो जाता है चंद्रमा, फिर बड़ा हो जाता है ना? लेकिन होना था पूर्णिमा, हो गया हो गया अमावस्या, तो ये हो गया ग्रहण। ठीक है। और दूसरी बात कि ये वाली बात तो हमेशा होनी चाहिए जिससे कि ग्रहण लग जाए, फोकस को पूरा ढक ले, क्योंकि प्रत्येक ग्रह सूर्य के एक फोकस पर स्थित होता है ना? प्रत्येक ग्रह एक फोकस पर स्थित होता है, और ये भी पृथ्वी भी जो है घूम रही है, रिवोल्यूट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अपने पथ पर घूमती है। चंद्रमा अपने पथ पर क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूट करता है ना? तो अब यहां पर देखें, जो इसका अक्षीय पथ है, गोल घूम रही है पृथ्वी, तो इसमें क्या होता है कि ये जो चंद्रमा है इसका जो एक्सिस है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तुलना में, पृथ्वी घूर्णन अक्ष मान लो ये है, तो चंद्रमा का 5 डिग्री का, है ना, 5 डिग्री का इंक्लिनेशन है।
है ना, 5 डिग्री का इंक्लिनेशन है, तो ऐसे घूम रहा है। मैंने ज्यादा दिखा दिया है 5 डिग्री से वैसे। तो जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के जब इस सिचुएशन में पहुंचेगी, है ना, कि जब इसका 5 डिग्री का इंक्लिनेशन भी उसके लिए सिजगी हो। इसका घूर्णन प्लेन अब यहां पर है और इसका जो एक्सिस अब ये है। अब ये जो बन रही है ना, दिस इज द सिजगी। ठीक, तो इस कारण से वर्ष में एक ही बार आता, क्योंकि ऐसा स्थिति वर्ष में एक बार ही बनती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो सिंपल सी बात है, मेंस में कहीं पूछा नहीं जाएगा, प्री में पूछा जाएगा। तो जिनको नहीं भी समझ में आया है, सी होगा सर, उत्तर ऑप्शन यही सी। होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सर, मैं ऑप्शन तो सी नहीं, पढ़ूंगी। नहीं ऑप्शन नहीं सी। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ बात है। ऑप्शन सी नहीं, जी जी सर। ऑप्शन सी मत लगाना, देख लेना, क्योंकि जी होगा तो ऑप्शन सी ही है ना, सर, मैं क्योंकि तो मुझे आंख ही प्रश्न बंद दिख रहा करूंगी। है अभी। जी सर। नहीं नहीं नहीं, देख लेना, इतना भी नहीं। तब तक फिर हो थैंक यू सकता है सर। माहौल बदल गया हो यूपीएससी का। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईएएस में संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगता। तो क्लियर हुआ आपका डाउट जी सर, अक्षय हो कुमार गया। जी? जी हो गया सर। ओके, थैंक यू। डायमंड रिंग की घटना किस में घटित होती है निशी? डायमंड रिंग, सोलर इक्लिप्स, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स और द लूनर इक्लिप्स। ओके, पढ़े नहीं होगी ना पीछे, चलो आगे बढ़ जा, अगर फिर जो इस बैच में पढ़ाई जाएगी उसमें पढ़ लेना। सर 2 स्थिति में हो सकती है ये। हाँ, फर्स्टली व्हाट एक इज द सूर्य ग्रहण डायमंड के रिंग? समय और एक सर डायमंड सूर्य रिंग? ग्रहण की उस स्थिति में बनती है, और दूसरा जो है मतलब जो पूर्ण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है उस स्थिति का, जो कोरोना का भाग होता है, जो अवरक्त किरणों का, वो रिफ्लेक्ट होता है, रेडिएशन जो देखता नहीं, सूर्य पूरा ढक जाता है टोटल तो उसकी लूनर इक्लिप्स में डायमंड रिंग बनती है आपके हिसाब से? नहीं, टोटल सोलर इक्लिप्स में, सूर्य हाँ, ग्रहण तो के समय। सोलर इक्लिप्स के दौरान, हाँ, तो आंसर ये है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान ही बनेगा। जी, जो अल्ट्रावायलेट का छल्ला होता है, जब आपकी भी आवाज कट रही है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम नहीं दिखती है, तो कोरोना का। जी, मेरी कैसे कर सकती है? फोन सामने कालीन पर लगाया तो था, चल रहा है उसे, आ रही है अभी? जी सर। जी आ आ रही रही है है, आ रही है सर। ठीक है। हाँ, तो जब ये ढक गया तो फिर ये यूवी का छल्ला दिखाई देना शुरू करता है ना। आंखों के लिए नुकसानदायक है, जिनकी आंखें थोड़ा कमजोर हो या बच्चे, उनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें विजिबल लाइट के लिए हैं, इसके लिए नहीं, है ना, इसके लिए अडेप्टेड नहीं है। सर। एक स्थिति में और ये नुकसानदायक है, गर्भवती महिलाओं। अरे हाँ, गर्भवती नहीं प्रेग्नेंट यार, विमेंस को, उससे बच्चों पहले की को तो स्थिति, आंखों से जाता है, उसने उसके पहले की स्थिति क्या है? जैसे कि जो शादी एंगेजमेंट होती है उसमें भी तो खतरनाक है ये, जेब ज्यादा ढीली होती है ना। ग्रहण के समय? नहीं सर, डायमंड रिंग की बात कर रहे हैं। डायमंड अच्छा रिंग। अच्छा, डायमंड रिंग। अच्छा अच्छा, ये वाला। अच्छा, हम तो इसको कहाँ से आपने कोरिलेट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं अपने आज के मुद्दे पर, जो कि है आज आपका गरजात रेंज एंड वेस्टर्न घाट। फिर से दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है, पहले फिर से रिकॉर्डिंग है, पेपर बाद में होगा। क्वेश्चन आएगा। आज की क्लास से चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस,
चाहे, है ना, कोई पेपर सेटर माई का लाल आज की क्लास से क्वेश्चन ना दे हो नहीं सकता। ठीक है, फिर से डंके की चोट पर रिकॉर्डिंग फिर से पड़ी रहेगी, देख लेना, ठीक है। हाँ, तो आते क्वेश्चन देगा, कहीं ना कहीं घूम घुमा करके वहां से आना है। सर अभी ठीक कुछ है, छूटा और तो भी नहीं है क्लास में ना? पढ़ाया मैंने अभी जाएगा। ज्वाइन किया है। नहीं, आप ही का इंतजार हो रहा था, प्रकृति थैंक कर यू, रही थी। थैंक यू सो ठीक है, मच इसलिए सर। अक्षय जी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। नहीं, अक्षय जी को बोलिए, उन्होंने क्वेश्चन में लिबढ़ा रखा था, है ना। इसलिए आपको छूटा नहीं, नहीं तो भी छूट गया होता। कुछ लोग सोच रहे हैं मन में कि पेपर इनके चाचा बनाते हैं क्या है? कोई सोच रहा था इस तरह की बात? सही बात है। हैं? हमें तो ये लग रहा है आपका कोई टाई अप है, कोई चेला चपाटा पहुंच गया होगा आपका पेपर सेटर में। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जागरफी ऑप्शनल में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। पहले ऑप्शनल पेपर के पहले 5 क्वेश्चन बताए थे। उसने कहा सर कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। हमने कहा ठीक है, चलो 5 क्वेश्चन उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे देख लेना, कुछ करंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ से पूछ सकता है। और 3 क्वेश्चन सीक्वेंस मेरे फॉलो किए गए थे। सीक्वेंस भी, पहला क्वेश्चन वही था जो बताया, दूसरा, तीसरा। तो उसने कहा सर पूरा क्यों नहीं बताया आपने हमको? हमने कहा बेवकूफ, ये महज एक कोइंसिडेंस था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। हम्म अभी है हम लोगों का टॉपिक, सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक छोटी सी रेंज बची हुई है। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सतपुड़ा माउंटेन रेंज पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। उसमें किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत क्लियरली एक्सप्लेन था, किया गया था। और कुछ डाउट वाली चीजें नहीं थी, तो क्या उसमें सोचने की बात। गढ़जात रेंज, तीन स्टेट में फैला हुआ है गढ़जात रेंज। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। डिवीजन of the Gajrat range is spread in the 3 states of India: Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. But the major part of the Gajrat range, around 60% part, lies in the Odisha. The upper boundary of Gajrat range is connected with the Chota Nagpur Plateau, Chota Nagpur Plateau is also known as Ruhr of India. right. Ruhr Ruhr of India. Why? Because of the presence of which type of mineral? Bituminous coal. Bituminous coal. But actually the Ruhr region lies in which country? एंथ्रेसाइट कोल है Russia, कहाँ sir. पर? Russia. No, right. No. Germany. Wrong. Germany. Germany. And it considered as one of the most important region behind the Second World War. जी. द्वितीय विश्व युद्ध का एक उत्तरदायी कारक भी उसे माना जाता है। गजरात रेंज इज सराउंडेड विद द प्लेट्यू रीजन। जैसे आपने सुना होगा इंटर माउंटेन प्लेट्यू होते हैं जो पर्वतों से घिरे होते हैं, ये
इंटरप्लेटिव माउंटेन है, अंतर पठारीय पर्वत है ना। इसके चारों तरफ पठार पठार हैं। ये तो हो गया छोटा नागपुर का पठार। इसके ऊपर आगे पठार वाला चैप्टर में पूरा पठार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है, ठीक है। वहां से दूसरा एक पठार है यहां पर, जो उड़ीसा के प्लेन रीजन से इसको डिवाइड करता है, क्योंझर प्लेट्यू। लोहा और अभ्रक का विशाल भंडार यहां देखा जाता है। 97% तो अभ्रक यही दे रहा है ना। और हाई क्वालिटी आयरन ओर भी यहां पर है, मिनरल बेल्ट है। क्यों झर का पठार इसका ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी वेस्टर्न बाउंड्री की तरफ में। तो यहां पर बस्तर का पठार है, बस्तर के पठार यहां पर। तुम सगुप्ता, ये तुम्हारा देश है ना? यस सर, मेरा ही देश है। यहाँ पर फिर लोहा बड़े पैमाने पर पाया जाता है ना। और इसका सदन जो बाउंड्री है वो कनेक्ट होती है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार, इसके बारे में कुछ जानते हैं? इसका बहुत एंशियंट महत्व है। एंशियंट की बात करेंगे तो फिर बात पहुंचती है रितुल जी के पास में। दंडकारण्य सर, एक मिनट, तुम अच्छा ठीक है, बाबा ही बताएंगे। बाबा वाली बातें तो बाबा ही बताएंगे। हाँ बताओ। हाँ सर वही चित्र, राम और सीता लक्ष्मण जो वहां पर रहे थे जाके, पंचवटी के पास वाला भाग, वही है ना। तो वही रीजन है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है काफी समय बिताया था, है ना। राम सीता लेकिन फिर यहाँ से चले गए थे चित्रकूट चले गए थे, पूरा समय नहीं बिताया था, क्योंकि सेफ नहीं था। राक्षसों का यहाँ पर बड़ा तांडव रहता था, है ना। मारीच एवं सुबाहु, यही पहले यही। तो ताड़का इनकी बहन थी, ताड़का को निपटा दिया था, तो बदला लेने आए थे मारीच और सुबाहु। बिना फर का बाण मारा था। हाँ, मारीच को बिना फर का बाण मारा था यहाँ पर। हाँ पहले ठीक है। तो उड़ के जाके गए थे श्रीलंका। क्या थ्रस्ट था। वो रावण का मामा था, ठीक है। तो ये था। फिलहाल तो अभी हम लोग जगत ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम, हाँ, पंचवटी भी यहाँ था, आज भी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो। गढ़जात रेंज इज ग्रुप ऑफ हिल्स, ठीक है। बहुत सारी चोटियां हैं यहाँ, लेकिन हमको सब पढ़नी ही नहीं है, वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, चोर 60 मामला। सबसे पहले हाईएस्ट पीक ऑफ गढ़जात रेंज इज मलयागिरी। मलयागिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखो, मुलयानगिरी नहीं, कंफ्यूजन होती है, और मलयाद्री भी नहीं, ठीक है। ये दोनों अलग पहाड़ियां हैं। मुलयानगिरी कर्नाटका में है, चमार राजनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कर्नाटक में वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और ये मलयागिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गढ़जात रेंज एंड शंख रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस हिल। एक होती दक्षिणी कोयल, वो आ रही छोटा नागपुर के पठार से, और एक है शंख, क्योंझर पठार के पास दोनों जाकर के मिलती हैं और यहां से बन जाती है ब्राह्मणी रिवर। तो आप कह सकते हैं कि मलयागिरी से ब्राह्मणी रिवर निकलती है, यह आप कह सकते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन सी नदियां हैं जो इसकी फूट हिल पर मिलती हैं? दक्षिणी कोयल एंड शंख, और उत्तरी कोयल जाकर के मिल जाती है नर्मदा की सहायक नदी है। दो नदियां निकलती हैं, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल नर्मदा से मिलती है, दक्षिणी कोयल आगे जाकर के ब्राह्मणी रिवर बनाती है। ब्राह्मणी रिवर का भी एंशियंट इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। और ऊपर से कौन आ रही है जो यहां से एक्चुअली मलयागिरी से निकल रही है? शंख। शंख और कोयल मिलकर के बनाती हैं ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी महानदी की सहायक नदी है। महानदी डेल्टा में जाकर के वो महानदी से मिलती है। महानदी छोटा नागपुर पठार से आ रही है, ठीक। ब्राह्मणी रिवर पर एक नेशनल पार्क है, कौन सा? कौन सा नेशनल पार्क है? भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भितरकणिका नेशनल पार्क इज लाइज ऑन द बैंक ऑफ ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। और ये फेमस किसके लिए है? रेप्टाइल्स के लिए। साल्ट वाटर रेप्टाइल्स, व्हाइट रेप्टाइल्स, व्हाइट एनाकोंडा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्नेक्स, ठीक है। पिंक पैंथर, सैंग बोवा, कुकिंग कोबरा, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ दुर्लभ प्रजाति के सांप यहाँ पर पाए जाते हैं। सफेद अनाकोंडा आज भी यहाँ पाया जाता है ना, और बहुत ही रेयर स्पीसीज है, पूरी दुनिया में यहाँ पाया जाता है सफेद अनाकोंडा, ठीक है। और तालचेर यहाँ पर स्थापित है। तालचेर क्या कहते हैं, बांध है यहाँ पर, ठीक है, तालचेर। जबकि ब्राह्मणी नदी पर कौन सा? हीराकुंड, जो संसार का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, ब्राह्मणी पर है। उससे सॉरी क्या कहते हैं, महानदी पर है। इन दोनों नदियों के बीच में एक रिवर आइलैंड है जिसे कहते हैं व्हाइट आइलैंड। सर किस किस के हीराकुंड बीच? से, महानदी और ये ब्राह्मणी नदी के बीच? हाँ, ब्राह्मणी नदी और महानदी के बीच में एक व्हाइट आइलैंड है, और जो कि पठार जहां खत्म होता है उसी के नीचे वहां पर शुरू होता है। एक वैज्ञानिक अभी तक रिसर्च कर करके हार गए, लेकिन अभी तक इसका रहस्य नहीं जान पाए हैं। यहाँ जितने भी जानवर पाए जाते हैं सब सफेद पाए जाते हैं। ऑल एनिमल स्पीसीजेस आर इन व्हाइट कलर। गधा भी सफेद देखना हो तो यहाँ चले जाओ, है ना। यही से कुछ सांप वाप, कुछ वैरायटी है ना, यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिनको प्रिजर्व भी किया गया है। भितरकणिका में मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं, कछुआ भी पाया जाता है, सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ब्राह्मणी रिवर यहाँ से निकली। दूसरा पहाड़ी यहाँ की जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट नहीं है, मुलयागिरी, इसको भी याद रखना। मुलयागिरी उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है? सबसे हाईएस्ट है पूर्वी घाट की चोटी है, जिसे कहते हैं देवमाली। ये इसका पार्ट नहीं है देवमाली, लेकिन हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा इज देवमाली, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन भी तो वहीं से शुरू होता है, उड़ीसा से ऊपर से, है ना। तो ये हो गया। ये दूसरी पहाड़ी है यहाँ की। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ गरजात रेंज इज गुप्त गंगा हिल। गुप्त गंगा हिल is the origin point of Gupt Ganga river, which also known as Baitarni. Also helps in formation of Mahanadi Delta and also tributary of Brahmani river. Tributary of actually Brahmani river, but actually join near the mouth. पूर्ण सहायक नदी नहीं कह करके हम इसको आंशिक सहायक नदी कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, यूपीएससी में पूछा गया कि
प्रायद्वीपीय पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी गर्हजात पर्वतमाला से नहीं निकलती किंतु महानदी का डेल्टा बनाने में सहयोग करती है? ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन उसमें था, क्या कहते हैं, ब्राह्मणी रिवर, है ना, महानदी, और क्या कहते हैं, एक स्वर्ण रेखा रिवर और एक बुधबलंगा रिवर। तो इन पठारी क्षेत्र, पर्वतीय, ये पूरा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू और माउंटेन रीजन आ गया है। एक है बुधबलंगा रिवर, वो ही नहीं करती है, लेकिन महानदी डेल्टा बनाती है। नॉर्थ टू साउथ बहने वाली नदी है बुधबलंगा रिवर, जिस पर एक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, वाइल्ड वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र भी है। पिंक सिल्क की रियरिंग यहाँ के ट्राइबल्स करते हैं, है ना। बहुत बड़े पैमाने पर हाथी, 1000 के करीब हाथियों की संख्या है यहाँ पर, और बाघों की संख्या भी लगभग 500 के करीब है। एलिफेंट रिजर्व भी है ना, और टाइगर रिजर्व भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र भी है। जनजातियों को लेकर के यहाँ पर एक इशू चल रहा है 2018 में से झगड़ा चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, ठीक है, राज्य सरकार ने जारी कर दिया। इस राष्ट्रीय उद्यान के जो जनजातीय लोग हैं उनको और अधिक एरिया जंगल में अलॉट कर दिया कि पिछले 10 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको अब जमीन जितना अलॉट की गई है उतना कम, क्योंकि वहां पर इस तरह नहीं होता जैसे कि वन में उनको है कि तुमको 400 वर्ग फुट की जमीन तुमको अलॉट है, तो उसी के बाहर तुम कभी घर नहीं बना सकते हो, फैल नहीं सकते हो, बस उतने में ही सीमित रहना है। लेकिन विगत 10 वर्षों में पॉपुलेशन उनकी बढ़ी होगी तो उनको और अधिक जमीन की आवश्यकता है। कहाँ रहेंगे इतने छोटे से उसमें 10 लोग, है ना। तो जनजातियों को लुभाने के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल उनके अधिकार में वृद्धि होनी चाहिए, है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसका बहुत पीछे से 2012 से ही तनातनी इस तरह का एक्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए चल रहा था। फॉरेस्ट राइट एक्ट ला करके गवर्नमेंट ने चुनाव से पहले इनको उनके अधिकार दे करके सरकार बना लिया, और उनको लगा कि हाँ भाई देखो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना अच्छा किया, है ना। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अधिकार को कहा कि यह पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को संज्ञान में रखते हुए ये नहीं किया गया। एक प्रोटेक्टेड रीजन में जो है अगर कुछ नियम इस तरह के बनाने हैं तो बिना केंद्र सरकार की के क्या कहते हैं वन विभाग से सहमति के तहत नहीं किया जा सकता है। तो पूरा कैंसिल कर दिया, और गवर्नमेंट को भी पता था कि यही होगा। और लेकिन इसमें क्या है कि हमारा तो दोष नहीं, ये तो केंद्र सरकार का दोष है, हमने तो किया, है ना। अब केंद्र सरकार देखो कितनी खराब है ना, उसने आपके अधिकार छीन लिए। तो पता होता है स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा होगा इन फ्यूचर, लेकिन अपना काम तो हो ही गया, है ना। तो हमें क्या टेंशन है ना, हमारा काम हो गया तो हमें किस बात का टेंशन है। तो ये भी एक तरह से पॉलिटिकल इश्यूज भी लोग ऐसे बनते रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के। अभी कोस्टल एरिया में किसी को एंट्री नहीं है। जब क्या कहते हैं ब्रीडिंग पीरियड होता है तो यहाँ पर कछुओं की ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 महीने तक कोई इंसान वहां कोस्ट पर नहीं जा सकता। प्रतिबंधन भी काफी सारे हैं, देखने को मिलते हैं।
लेकिन अगर एक तरह से मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि जब उनको थोड़ा सा एरिया और प्रदान करना कोई बुरी बात तो नहीं थी। ज्यादा एरिया दे दिया था इन लोगों ने, है ना, लेकिन कम करके कर देते थोड़ा सा, क्योंकि वाकई में कंजस्टेड एरिया में जब पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ रही है तो दिक्कत तो होगी ही। लेकिन इस तरह से कोर्ट का कहना है कि आए दिन लोग दबाव बनवाएंगे और आए दिन इस तरह से तो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो बहुत सारा एरिया डिक्लेयर करती चली जाएगी, तो फिर प्रोटेक्टेड रीजन नेशनल पार्क होने का मतलब ही क्या रह गया, है ना। तो उसका भी कहना सही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से ऐसे करने लगेगी तो सारी जगहों पर यही दिक्कत होगी। स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड रीजन डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन फिर जैसे उसने किसी जगह को नेशनल पार्क घोषित कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन अब उसके अधिकार क्या हैं एक बार डिक्लेयर कर देने के बाद, अब उसमें छेड़छाड़ वह खुद भी नहीं कर सकती, है ना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन। तो करंट अफेयर का इश्यूज भी यहाँ से चल रहे हैं, है ना, वो भी एक चीज है देखने को मिलता है। यहाँ सुवर्ण रेखा यहाँ से आती है, वो भी पठारी क्षेत्र से ही आ रही है। ये रिवर तो वाटर लॉगिंग के कारण, हैवी फ्लडिंग के कारण बहकर निकलती है, दलदल से निकलने वाली नदी है। ठीक है, अगली बात आती है, ये तो खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट की तरफ। गहजात रेंज का मामला यहां से खत्म हो गया। वेस्टर्न घाट। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, कोई अगर मध्य प्रदेश का है तो आंसर करे कि नर्मदा, सॉरी, ये आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नर्मदा और तापी वैली यहाँ पर बहुत फेमस है। सतपुड़ा, एक तरफ नर्मदा नदी बह रही है, एक तरफ से तापी नदी बह रही है। तो कौन सा ऐसा दर्रा है मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा के बीच से होकर के जाता है और वो नर्मदा वैली को तापी वैली से जोड़ता है, मतलब कि कनेक्ट नर्मदा वैली थ्रू तापी वैली? बता सकता है कोई? जो मध्य प्रदेश का हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज को नोट कर लेना, पिछली वाली चीज कल हम वो शायद हम भूल गए, दिमाग से उतर गया था। असीरगढ़, असीरगढ़, ठीक है, असीरगढ़ पास, वहां पर किला भी है जिसे कहते हैं गेटवे टू दक्कन। दक्कन के दक्कन का प्रवेश मार्ग भी इसे कहा जाता है। असीरगढ़ पास सतपुड़ा के बीच। तो ऊपर वाला नादन पार्ट हो गया, दक्षिण पथ कहते थे, है ना, सॉरी उत्तर पथ कहते थे ऊपर वाला पार्ट को, नीचे वाला दक्षिण पथ है ना। तो इसको ये भी कहते थे एंशिएंट में दक्षिण पथ के लिए मार्ग है। ऊपर से नीचे जाना हो तो बिना पहाड़ चढ़े इस दर्रे से आप पहुंच सकते हो दक्षिण भारत में, है ना, आसानी से बिना पहाड़ को चढ़े हुए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। एक बात छूटी हुई थी, इसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग आते हैं पश्चिमी घाट की तरफ। सतपुड़ा और किसको डिवाइड करता है? सतपुड़ा को चीरते हुए आ रहा है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कनेक्ट करता है। यानी उत्तर पथ और दक्षिण पथ एंशिएंट पीरियड में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, इसीलिए कहते थे गेटवे टू दक्षिण पथा, यानी गेटवे टू डेक्कन। दक्षिण दक्कन मतलब दक्षिण भारत के लिए ये क्या है, रूट है, मार्ग है। और उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था, क्योंकि पहाड़ चढ़ना एक दुर्गम कार्य था। अब तो जहाज है ना, तब नहीं थी जहाज। तब यात्रा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था। ठीक है,
नर्मदा घाटी को तापी घाटी से जोड़ता है, यह भी एक शब्द याद रखना। ये गुजरात में तापी नदी है, इसके ऊपर से जा रही है, वहां से शुरू होता है आपका वेस्टर्न घाट, और इधर केरल और तमिलनाडु तक पूरा इसका विस्तार है। महाराष्ट्र न, गुजरात, दमन दीव, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। हाँ, पुडुचेरी में कौन कौन सी पुडुचेरी? माहे और करिकल, यनम नहीं आती ना, माहे और करिकल। यनम ईस्ट कोस्ट पर। हाँ, यनम ईस्ट पर है, ठीक है। तो ये पूरा दायरा है जहां पर कि हमारा पश्चिमी घाट फैला हुआ विस्तार है। इसको जो हमने ग्रीन पार्ट बनाया हुआ है ना, एक तो इधर इसके ईस्ट साइड में आ जाता है दक्कन का पठार, और इधर डिवीजन देखने को मिलता है। सबसे पहले ये शुरू जहां से होता है वहां पर बांस के वन है, बांस के वन गुजरात वाले सेक्शन में, और ऊपर जा रही तापी नदी जो इसको डिवाइड करती है, तापी रिवर। बंबू फॉरेस्ट, दिस रीजन नोन एज डैंग मींस इट इज द बिगिनिंग ऑफ द वेस्टर्न घाट एज डैंग बंबू फॉरेस्ट हिली रीजन। डैंग से शुरू होती है और इधर नीचे जाएगी कहां तक? वायनाड। वायनाड, अरे भैया वायनाड, हाँ कोई बताएगा इसके बारे में? पूनम जी हैं, उनके फेवरेट हैं बहुत ज्यादा है राहुल गांधी। राहुल गांधी के
संसदीय हाँ। क्षेत्र था। सर मेरे तो फेवरेट नहीं है। किसने कहा? तो फिर लक्ष्मी के होंगे। लक्ष्मी किसी के तो थे, किसके थे भाई? नहीं सर, लक्ष्मी मेरे भी नहीं है। तो सब फिर खुद ही पूनम बता से दो। तो नीलिमा की आवाज मैच करती है, आप हमेशा कहते हो शायद। नीलिमा के नहीं, लक्ष्मी की मैच करती है शायद। किसी के तो राहुल गांधी बड़े नीलिमा फेवरेट जी की थे, तो आवाज ही नहीं आती। जिसने डीपी लगाया था, हमने चेक किया था एक बार। कौन लड़की थी यहाँ की? वो तो निशी जी ने लगाई थी। हाँ निशी थी शायद फिर। हाँ बिदाने की क्यों, ज्यादा निशी तुम ही जरूरत थी? नहीं है। हम्म। काहे रे? जबरदस्ती का बिदा रहे हैं, फालतू में फंसा रहे हैं। काहे उसको बता रहे हो? वो नहीं लगाई होगी। अब ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं कोई लड़की लगाई थी। चलो, उसने खुद कहा था यहाँ पर, जब राहुल गांधी के बारे में शराब जो है, बहुत बच्चा नहीं है वो, है ना, जब एक बार पीछे क्लासेस चलती थी तो, है ना। खैर, बहुत बढ़िया आदमी है। अभी वायनाड से उनका क्या संबंध है? पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से थे। उनका संसदीय क्षेत्र था पहले। सागरी क्षेत्र क्या संसदीय क्षेत्र था पहले कि अभी है? अभी वायनाड में कहाँ है? अरे अभी तो वहीं से हैं सांसद। अरे अच्छा यार हाँ। बाबा, तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो। अच्छा हाँ, यार अब दुनिया जानती है बात, तुम कहाँ रहते हो? नहीं नहीं, थोड़ा तुम्हारी कंफ्यूज हो उपाधि गए। छीन ली जाएगी। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो मैं गए। तुम दोबारा एक गलती की, तुम्हारी उपाधि छीन ली जाएगी फिर, है ना। ठीक है। क्या यार तुम सब बाबा भौकाल अपना तन से गड़बड़ा बैठे देते हैं, हो, हाँ मन पट कहीं करके। और है। ये आगे तो नहीं चलेगा हाँ टाइम इनका मशीन मन, से? हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही बात। तो देखिए, ये आपका दक्कन के रीजन को, है ना, इधर का जो कोस्ट है महाराष्ट्र और कर्नाटका को, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? कोंकण, है ना, कोंकण से अलग करता है। और इधर दक्कन का पठार है, ठीक। तो कोंकण से अलग, ये कोंकण कोस्टल रीजन है, कोस्टल प्लेन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक। जो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक के पार्ट को, इसे मतलब वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों को ऊपर से लेकर के कर्नाटक तक कहा जाता है सह्याद्री। सह्याद्री। ये कहलाती है सह्याद्री, ठीक। और इधर केरला में इसे सह्या पर्वत। नीलगिरी। साहया, अच्छा, सह्या साहया सह्याद्री। पर्वतम। पर्वतम, तमिलनाडु में नीलगिरी। कहा जाता है। और ये मालाबार कोस्टल प्लेन को अलग करता है। इधर मालाबार है, उधर दक्कन, है ना। और ये जो नीला नीला मैंने बना दिया, ये नीलगिरी है। यानी तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को नीलगिरी, नीलगिरी। नीलगिरी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ और फीचर, सॉरी, गोवा वाले जो पार्ट है वहां पर इसे रत्नागिरी, कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में भी है। रत्ना और लिखना ठीक नहीं, जगह नहीं है, बहुत ज्यादा भी और लिखना है, ठीक है। रत्नागिरी पहाड़ी, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे और पैचेस बनाए हो क्या है वह इसी के पार्ट है। यहाँ पर हमने एक बना रखा है, यहाँ उटक मंडलम है तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में ही ये उटक मंडलम है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? ऊटी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत सारे लोग हनीमून मनाने यहाँ जाते हैं। चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है। उटक मंडलम,
ठीक, इधर आ जाइए और ऊपर से हम इनकी पहाड़ियों के बारे में थोड़ा देखते हुए चले आते हैं। सबसे पहली बात, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुडी लाइज इन केरला। अनाईमुडी जगह नहीं लिखने के लिए ऐसे इधर लिखता हूं मैं। हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, जहां पर कि हिमालय के बाहर सबसे ऊंचा नेशनल पार्क पाया जाता है। हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यहां पर रविकुलम नेशनल पार्क है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो भी केरला में ही है, अगस्त्यमाला हिल। कहीं कहीं अगस्त मलाई भी लिखे मिल जाएगा आपको, ठीक है, अगस्त मलाई इसी के नीचे। यहाँ शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। शांत घाटी बचाओ आंदोलन भी चला था, भवानी रिवर निकलती है वहां से, जो कावेरी की सहायक नदी है, ठीक। और एकदम नीचे आ जाए तो वहां इलायची पहाड़ी है, कार्डमम हिल, जहां बादल फटने की घटनाएं देखी जाती हैं। मसाले की खेती के लिए फेमस है जगह, काली मिर्च का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इलायची, सॉरी इलायची का, तो इसीलिए क्या कहते हैं, कार्डमम हिल इसे कहा जाता है। तो हो गई केरला वाली बात, ठीक। अभी आ जाते हैं तमिलनाडु में, जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा। इसको याद रखना, डोडा बेटा, ये फेमस है। यहाँ पर इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, आईएनओ, ठीक है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो न्यूट्रॉन तारों की खोज करता है। रिपीट कर दीजिए। क्या क्या बताते हैं? आपने रिपीट कर दो सर। सर रिपीट कर दीजिए। क्या यहाँ डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी सेक्शन, नीलगिरी हिल, एंड हाँ भारत की इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी डोडा बेटा पर लगाई गई है। न्यूट्रिनो, जो न्यूट्रॉन तारों की खोज करता है। अब देखो, न्यूट्रॉन तारे की खोज करने के लिए सबसे बेहतर जगह जानते हो क्या होती है? ठंडी जगह, जहां बर्फ जमी हो हमेशा, तब वो डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका ने, नासा ने, जो संसार की सबसे ऊंची न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठंडा क्षेत्र में सबसे ठंडा कौन सी जगह है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भी सबसे ठंडा जगह कौन सी होगी? वहां का सबसे ऊंचा पर्वत, ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज। ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज में सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ठंडी जगह कौन सी होगी? हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज, माउंट विंसन मैसिव, ठीक है। और उसने वहां पर लगाया अपना आइस क्यूब। 2015 यूपीएससी प्री का प्रश्न ऑप्शन बी, सीरीज बी, क्वेश्चन नंबर 73 और 74 था, ठीक है। पूछा था कि आइस क्यूब क्या है, ठीक है, आइस क्यूब क्या है पूछा था। तो क्या है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो नासा की है, और क्या कहते वो, वहां पर बर्फ में दबी हुई एक ऑब्जर्वेटरी, ऐसे करके ऑप्शन सही था। तो वो तो दुनिया, मतलब नासा ने लगाया कहाँ? ठंडी सबसे ज्यादा जगह अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे ठंडा जगह ट्रांस अटलांटिक माउंटेन रेंज, उसमें भी सबसे ठंडी जगह
उसकी हाईएस्ट पीक माउंट विंसन मैसिव में लगाया है उसने, ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी में है वो। ठंडी में भी ठंड लगती, ताकि एकदम माइन्यूट लेवल पर वो सेंस कर सके। और हमने कहाँ लगाया, हमारे पास इतना हिमालय पड़ा हुआ है, वहां नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वहां कुछ तो ठंडक है ही है। एकदम गर्म जगह जहां बर्फ नहीं है, इक्वेटर के करीब, भाई सेंस नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मान लो एक को न्यूट्रॉन तारा खोज लिए तो डिटेल बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसको ससुरे को ऐसी जगह लगाओ जहां से सिग्नल ना आए कभी कोई, है ना। तो हम क्या कहेंगे, भाई सिग्नल आ ही नहीं रहा, तो हमको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं, है। ये ऐसे महान लोग हैं हमारे देश में, पहला बहुत बढ़िया। और लगवाने वाले में खूब पैसा लगा होगा, हो सकता है उसके अंदर की मशीनें ना लगाए हो कि यहाँ कभी डिटेक्ट तो होगा ही नहीं, क्या जरूरत है, खा गए हो पैसा इसका, है ना। किया होगा। खैर, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इधर। और दूसरी इसकी है कोट्टा बेट्टा। यहाँ पर नीलगिरी ग्राम जो इसका पड़ा है, एक बहुत ही विख्यात फूल जो यहाँ पर पाया जाता है, दुर्लभ प्रजाति स्पीशीज उसकी, उसके नाम पर है। नीलगिरी नेशनल पार्क भी है यहाँ, है ना। कौन सा है भाई फ्लावर? नीलकरंजी। हाँ, नीलकरंजी। उम्र बताता जहां पर, हाँ हाँ, वहाँ के प्रजाति लोगों की जनजाति लोगों की आयु, हाँ, ये 12 साल में एक बार खिलता है। तो बच्चे की आयु इसके आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे मान लो आपने एक फूल देखा है नीलकरंजी का, तो आपकी आयु हो गई एक फूल, एक नीलकरंजी। 2 फूल देख चुके हो मतलब 24 साल के हो गए, तो 2 नीलकरंजी, है ना। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि मान लो इसी साल फूल खिला और आप पैदा हो गए, लेकिन कोई 11 साल पहले पैदा हुआ था, तो उसका भी क्या कहते हैं, मतलब अभी फूल नहीं खिला है मान लो, है ना। तुम 1 साल पहले पैदा हो गए, तो उसका भी एक फूल तुम्हारा आगे आएगा, एक फूल, लेकिन उसका 2 फूल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा मैनेज, है ना। लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती होगी कि जब एक्चुअल भाई 2 फूल है, तब भी तो कितना 2 फूल, वो 12 साल बड़ा है, हाँ, लेकिन 2 ये फूल, तो ये सिस्टम तो आता है। तो इस तरह से यहाँ का निर्धारित किया जाता है। इसके नाम पर इसका नाम पड़ा क्या कहते हैं, नीलगिरी। अभी आ जाते हैं, ये हो गया उटक मंडलम ऊटी, है ना। इसके ऊपर आ जाइए आप, यहाँ कुर्ग कर्नाटक में, कुर्ग पहाड़ी, कड़ागू पहाड़ी है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी हिल है? कड़ागू, कुर्ग में। ये ओरिजिन सोर्स ऑफ कावेरी रिवर है, ताल कावेरी कुंड है, यहां से निकलती है कावेरी नदी। इधर आ जाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। यहां पर आप देखिए, ये है आपकी पश्चिमी घाट की एक हिल है, इसका नाम है बिलीगिरी रंगना बेट्टा। बिलीगिरी रंगना बेट्टा, ठीक है। और ये पूर्वा घाट की 2 पहाड़ियां हैं, एक है शेवरॉय, दूसरा है तिरुमला, तिरुपति बालाजी का धाम जहां पर है ना। ये तमिलनाडु से शुरू हो रही है ना, और ये कर्नाटक में ही है। ये दोनों आकर के कर्नाटक में मिलती हैं बिलीगिरी रंगना बेट्टा से। तो मतलब कि बिलीगिरी रंगना बेट्टा सेवरॉय और तिरुमला पहाड़ी से टच होती है। ये वह जगह है जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिल रहे हैं। यहां से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है।
ठीक है, अगली बात आते हैं, इधर आ जाते हैं। कर्नाटक में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरे की तो हमने देख लिया, तमिलनाडु की भी देख लिया, जोडाबेट्टा केरल की देख लिया, और पूरे के भी देख लिया, अनाईमुडी केरला की भी हाईएस्ट हो जाएगी फिर, है ना। कर्नाटक की फिर सबसे ऊंची कौन सी है? अभी मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले, मुलयानगिरी, लोहे का बढ़िया भंडार है, मुलयानगिरी, चमार राजनगर जिले में है, ठीक है, मुलयानगिरी, ये सबसे ऊंची है कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक है अगुम्बे पहाड़ी, जहां पर साउथ इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है, मालगुडी, ठीक है, मालगुडी है, जो कि साउथ इंडिया का सबसे नम क्षेत्र है। इधर से मानसून आता है, खूब बारिश होती है, और यहाँ सारावती नदी सारावती वैली बनाती है। पहाड़ी का नाम क्या है? अगुम्बे। पश्चिम में बहने वाली नदी यहां से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, कौन सी? ये भी पूछा गया है, सारावती रिवर, मालगुडी, ये सब नाम याद रखना। जो टाउन है इसके नीचे सारावती वैली में, जो पानी से लबालब भरा रहता है। पहले मालगुडी नाम का एक सीरियल भी आता था। और जब अगुम्बे पहाड़ी से नदी गिरती है तो दोमुहा झरना बनाती है, वाटरफॉल, जो पेपर में कई बार पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया था, है ना, और पिछली साल आईएएस ने भी पूछा था। कौन सा है? कुंचिकल, कुंचिकल। और दूसरा है, दूसरे नंबर पर भारत का सबसे ऊंचा है कुंचिकल, फिर दूसरा है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। इनको तो जहां पाओ वहीं ठूंस दो, है ना। हाँ, और को नाम नहीं मिलता था, महात्मा गांधी, है ना। तो जोग या गरसोप्पा दूसरे नंबर पे है, कुंचिकल, ये दोनों ही इसी के हैं, इतना याद रखना। और ऊपर आ जाते हैं, ये हो गया अगुम्बे। स्पीड जब ज्यादा लगे तो रोक देना, है ना, समय के हिसाब से हमको थोड़ा चलना है ना। तो अभी आ जाते हैं महाराष्ट्र में, एंट्री मार जाते हैं हम लोग। ये दोनों ही दोमुहा है, खाली कुंचिकल ही दोमुहा है? अच्छा, दोनों ही दोमुहा कैसा हो जाएगा? पूछ रहा है। अरे भाई, जैसे एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी के एक तरफ से झरना गिर रहा है, दूसरी तरफ झरना गिर रहा है, तो दोमुहा झरना है, अच्छा है ना, अच्छा। सारावती पर। अच्छा, वो एक तरफ से सारावती पर कुंचिकल, दोमुहा झरना, एक तरफ से कुंचिकल, एक तरफ जोग, एक तरफ जोग। हाँ हाँ, ठीक है। अब कुंचिकल सबसे ऊंचा है, ठीक। अगली बात, आ जाते हैं हम लोग ऊपर, है ना, महाराष्ट्र पहुंचते। महाराष्ट्र में जो इसका सबसे ऊंची पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल, जहां से निकलती है गोदावरी रिवर, ओरिजिन पॉइंट ऑफ गोदावरी रिवर, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र, ठीक। तो ये था अलग अलग जगहों पर हाईएस्ट पीक, और कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने खत्म कर लिया। लेकिन वेस्टर्न घाट अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी का कल अध्ययन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें अभी बची हुई हैं। यहाँ की जैव विविधता, इसको 8 हॉटेस्ट, एक मिनट म्यूट करो भाई, कौन अनम्यूट? वेस्टर्न घाट की जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। सभी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। 2014 यूपीएससी प्री का प्रश्न रहा है ना। कौन सी जगह है जहां पर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, थॉर्नी, सब तरह की वेजिटेशन पाई जाती है? तो वेस्टर्न घाट राइट आंसर है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहां से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था
बाकी मैं कोई ज्योतिष भविष्य देख करके नहीं बता रहा हूं, है ना। यहां से आता ही है, हर साल क्वेश्चन आता ही है ना। तो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, अनुभव हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आज आया भी एक नहीं सर है, अच्छा यस सर। ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर तो यहाँ पर कल हम लोग ये पढ़ेंगे नेशनल पार्क वगैरह कौन से हैं इम्पोर्टेंट उनको एक बार देखेंगे, प्लस केसेस हैं, वेस्टर्न घाट पर कमेटीज बनी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखने के लिए, ये सब चीजें हैं। कुछ मेंस लेवल पर भी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पूर्वा घाट पढ़ करके हम लोग चलेंगे हिमालय चढ़ेंगे। किसी कोई डाउट? आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। सर कृपया आप मुझे ये बता सकते हैं दोबारा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल गौतम जी, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जहां से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी, है ना, जिसे कहते हैं दक्षिणा गंगा, दक्षिणा गंगा कहा जाता है। इस साइड में घास भूमि पाई जाती है, एलिफेंट ग्रासेस, जहां पर शिवाजी लड़े थे। किससे लड़े थे? हारे थे। उसने कहा था घास में आओ लड़ो, बताएं क्यों है एलिफेंट ग्रास भूमि है, क्यों है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कर्नाटक में भी जो है ये झाड़ जंकार टाइप की घास भूमि, लंबे लंबे 15-15 फुट की घास है, जंगल है, तो उसे कहते हैं सोला फॉरेस्ट। सोला फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। कर्नाटक में इन्हें क्या कहा जाता है? लंबी लंबी घास भूमियों के जंगल को सोला वन कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है ये, है ना। तो क्यों है ये कल देखेंगे। क्या क्या है आज हमने देख लिया। इसके साथ ही सर एक आज चीज की कथा को विराम देता हूं। हाँ सर, यहाँ जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है, जहाँ पर अपना ये कोंकण तट है, यहाँ पर सर मैनग्रोव दिखाई। हाँ अब बताओ। दिखाई दिया। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, जो ये कोंकण तट है, यहाँ पर सर ये मैनग्रोव ट्रीज भी तो पाए जाते हैं। ये बहुत पहले डिस्कस हो चुका, बहुत डिटेल में पिछली क्लासेस में, जब हमने कोंकण पढ़ा चुका हूँ। कोंकण वाले में हमने बहुत डिटेल में यहाँ पर किस तरह के मैंग्रोव पाए जाते हैं उसको भी अध्ययन किया था, ठीक है। पिछले लेक्चर को आप जो है सुनिए रिकॉर्डिंग से, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, विशेष प्रजाति के मैंग्रोव पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहाड़ पढ़ रहे हैं, ठीक, समझ गया। ओके, ठीक है भाई। तो क्लास खत्म हुई है, जिनको जाना चाहे जा सकते हैं, जिनको डाउट पूछना हो पूछ सकते हैं। निशी, कुछ समझ में आया? तुमको ज्योग्राफी बड़ा डर लगता है ना? अरे सर समझा तो, अब 2-3 बार देखेंगे तब और घुसेगा दिमाग में। नहीं, कुछ तो लगा कि हाँ सरल विषय है। ऊट पटांग नाम है, कहीं याद करेंगे। ऊटक मंडलम कैसे? कब तुमको ज्योग्राफी से प्रेम होगा? लेकिन साहित्य से ज्यादा उठपटांग तो नहीं है इधर। अरे तो साहित्य और क्या, पढ़ते साहित्य हुए ज्यादा 5 उठपटांग साल हो गए, अब तो अब क्या बचेगा उसमें।